हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार दोस्तों से यहाँ पर लेकर आए क्लास 12th का बायोलॉजी अध्याय 7 जिसका नाम है जैव विकास। हमने अभी तक दोस्तों चैप्टर 6 तक का हमने ऑब्जेक्टिव सवाल देखा है। उम्मीद है कि आप इस सीरीज जो हम संग्राम वन सीरीज लेकर आए 2024 के बच्चों के लिए आप दोस्तों अभी से ही पूरे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव को याद करें। और उम्मीद है कि आप इस चैनल से जुड़ करके आप 90+ मार्क्स जमा कर सकते हैं अपने खाते में, ठीक है। क्योंकि हम अभी बायोलॉजी दोस्तों आप सबके लिए 4 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। सोच रहे हैं दोस्तों कि हम ऑनलाइन भी बायोलॉजी लाएं, ठीक है। यदि आप सबका आज्ञा हो और आप सबका आशीर्वाद रहा दोस्तों तो सब कुछ ठीक ठाक रह गया तो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे बायोलॉजी का सीरीज, ठीक है। हम इस बार 2024 के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे पूरे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सवाल चैप्टर वाइज दोस्तों देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को खूब प्यार दीजिए, अच्छा लगे ना तो जरूर कम से कम, बस आप सब कुछ नहीं चाहते हैं दोस्तों, कम से कम हर एक स्टूडेंट जो 2024 में एग्जाम देंगे बायोलॉजी से साइंस लिए हुए हैं दोस्तों वो 5 बच्चों को शेयर करें ताकि हमारे ये परिवार जो है अपना परिवार बहुत लंबा हो सके। और हमें पूरे बिहार में दोस्तों इसका क्या करना है, डंका बजाना है NR क्लासेस के नाम से, ठीक है। और आप का फुल सपोर्ट रहा तो एक बार ज़रूर हम सब यहाँ पे जुड़ कर अच्छे नंबर से दोस्तों पास करेंगे और इस परिवार को बड़ा बनाएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं जैव विकास अध्याय 7 और यह रहा सवाल नंबर 1। यदि आप पढ़ चुके होंगे तो यदि जिसका आंसर दोस्तों आपको पता है तो आप उसका आंसर पहले से दे सकते हैं, और पता नहीं होगा ना तो आप आराम से वीडियो अंत तक देखेंगे। दोस्तों हम सब पार्ट 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे अध्याय 7 को हम सब पार्ट 2 में लेकर दोस्तों आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कुल अध्याय 7 से 55 सवाल लिया है जिसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देंगे दोस्तों, ठीक है। हम पार्ट 1 में कुल लाएंगे 26 सवाल, फिर पार्ट 2 में लाएंगे कुल 26 सवाल। इस प्रकार से हम जैव विकास को भाग 2 में बांट करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको तो अधिक दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। सवाल नंबर 1 है कि प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में माल्थस ने, बी में चार्ल्स डार्विन ने, सी में लेमार्क ने, या डी ह्यूगो डी बेर्ज ने। तो आपको बताना है कि आखिर प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने दिया था दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए का बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए का बी सही हो जाएगा। सवाल 2 की दोस्तों बात करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। ऑप्शन ए में कांट व लाप्लास ने, बी में स्टैनले मिलर ने, सी में AI ओपेरियन ने, या डी में AB लेमेत्रे ने। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था जी, तो दोस्तों किसने दिया था? कांट व लाप्लास ने। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 3 की बात करें। निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया? ऑप्शन ए में पैंजेनेसिस, बी में प्राकृतिक चयन, सी में जनन द्रव्य की निरंतरता, डी में लैंगिक चयन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत जो डार्विन ने नहीं दिया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जनन द्रव्य का निरंतरता। ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हम सवाल 4 की ओर बढ़ेंगे। सवाल 4 दोस्तों आगे बढ़ें, ठीक है। यदि हम दोस्तों यहाँ पे हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ पे सवाल 4 की बात दोस्तों यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सवाल 4 है कि मछलियों के पंख तथा बहेल के चप्पू दर्शाते हैं। ऑप्शन ए में समरूपता, ऑप्शन ए में समरूपता, बी में समजातता, सी में पूर्वजता, या डी में इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है दोस्तों क्या कि मछलियों के पंख और बहेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? समरूपता को दर्शाते हैं, समजातता को दर्शाते हैं, या पूर्वजता को दर्शाते हैं, या दोस्तों इनमें से कोई को नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मछलियों का पंख और बहेल का जो चप्पू है दोस्तों वह समरूपता को दर्शाता है। 4 का ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। सवाल 5 है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनियम तथा मीथेन का अनुपात था। ए में 2:1:2, बी में 1:2:2, सी में 2:2:1, दोस्तों डी में 1:1:1, ठीक है दोस्तों। तो क्या था यहाँ पे, तो मिलर के प्रयोग में जो था दोस्तों हाइड्रोजन और अमोनियम का जो मीथेन और का अनुपात था ना वो दोस्तों क्या था, 2:1:2। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, ठीक है। हम सवाल 6 की बात करें। जैव विकास जो कभी उल्टी दिशा में नहीं होता है कहलाता है। ऑप्शन ए में एलियंस का नियम, बी में बार्गमैन का नियम दोस्तों, और सी की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सी की बात करेंगे
तो ऑप्शन सी में है डोलो का नियम और 8 में है कोब का नियम दोस्तों। तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाएगा है ना डोलो का नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 7 ये कहता क्या हमारा है, समझिए। सवाल 7 की बात करेंगे। चिड़िया के पंख तथा घोड़े की अगली टांगें दर्शाती है। ऑप्शन ए में समरूपता, बी में समझाता, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जो चिड़िया का पंख और जो घोड़े का जो पंख है ना दोस्तों क्या दर्शाता है, वह दर्शाता है समझाता को। ऑप्शन बी सही दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे दोस्तों। यदि हम सवाल 8 की बात करें, 8 क्या है कि आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं। जब आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उत्परिवर्तन, बी में समसूत्री विभाजन, सी में अर्धसूत्री विभाजन या डी में पूर्ण मिश्रण। तो दोस्तों जब आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है ना तो सब उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्परिवर्तन दोस्तों कहने वाले हैं। 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सवाल नंबर 9 की बात करें यहाँ पे दोस्तों, सवाल नंबर 9 लेकर आए हैं क्या। सवाल 9 क्या है हमारा कि विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन ने, बी में ए.आई. ओपेरियन ने, सी में ह्यूगो डी वेरिज ने या डी में हक्सले ने दोस्तों। तो विकास का जो उत्परिवर्तनवाद जो नियम दिया था ना वो किसने दिया था, ह्यूगो डी दोस्तों वेरिज ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 9 का। हम सवाल 10 की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। हम यहाँ पे सवाल 10 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में स्टैनले मिलर, बी में ए.आई. ओपेरिन, सी में हैल्डेन या डी में माल्थस। तो इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो जीवन के उत्पत्ति से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा क्या यहाँ पे माल्थस का, है ना। माल्थस ने जो सिद्धांत दिया है वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं था। पता है आपको एक बात, जैव विकास में ना आपको पूरे सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, कौन वैज्ञानिक क्या सिद्धांत दिया, किसके बारे में दिया, उनका क्या मत था। ये इसका नाम ही है जीवों का विकास, यानी जैव विकास किस प्रकार से हुआ। और जैव विकास के क्रम में अलग अलग जितने भी जीव विज्ञान के ज्ञाता वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया है और वह सभी मत उनका सिद्धांत कहलाता है। यही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, इसीलिए इस चैप्टर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। हम सवाल 11 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन ए में आर्कियोपेटेरिक्स, बी में एस्फेनोडॉन, सी में टिपोनोई या डी में दिग्ध। तो कौन कहलाता है जी, तो यहाँ पे दोस्तों जो कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है तो वह है आपका यहाँ पे डिप्नोई। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। हम सवाल यहाँ पर दोस्तों 12 की बात करें। हम यहाँ पर सवाल दोस्तों 12 की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सवाल हमारा 12 क्या कहता है कि पुनरावृत्ति। सवाल दोस्तों 12 की बात करेंगे कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कौन वैज्ञानिक का नाम क्या है। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन ए में डार्विन, बी में माल्थस, सी में वीजमान या डी में हेकल। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को जो प्रतिपादित करने वाले थे दोस्तों वह थे कौन, हेकल ने। ठीक है, हेकल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 13 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सरीसृप एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। ऑप्शन ए में डिप्नोई, बी में आर्कियोप्टेरिक्स, सी में एस्फेनोडॉन, डी में कीवी। तो कौन सा जोड़ी है जी, तो जोड़ी हो जाएगा बी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएंगी। सवाल 14 की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मानव है। ऑप्शन ए में निएंडरथल मानव, बी में होमो इरेक्टस, सी में होमो हैबिलिस या डी में सिवापिथेकस। जो वास्तविक मानव है दोस्तों वह है हमारा यहाँ पे निएंडरथल मानव। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। हम सवाल 15 की बात करेंगे। वास्तविक केंद्रक किसमें होता है। ऑप्शन ए में हरे शैवाल में, बी में कवक में, सी में जीवाणु में या डी लाइकेस में। तो जो वास्तविक केंद्रक होते हैं ना वो किस में होता है, यहाँ पे जीवाणु में होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल 16 की बात करें, हम दोस्तों यहाँ पे सवाल 16 की बात करेंगे तो सवाल 16 क्या कहता है हमारा। सवाल 16 दोस्तों यहाँ पे
कि वह तत्व जो स्वतंत्र रूप से जीवन की उत्पत्ति के समय है ना आदि वायुमंडल में नहीं था वह है हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन, डी में जल। यानी आपको बताना चाहिए कि वह तत्व जो स्वतंत्र रूप से जीवन की उत्पत्ति के समय है ना आदि वायुमंडल में नहीं था वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन। जीवन उत्पत्ति के समय में ऑक्सीजन नहीं थे हमारे वायुमंडल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल हम 17 की बात करेंगे कि मिलर ने सरल अमीनो अम्लों का संश्लेषण किनसे किया था? ऑप्शन ए में H2O2 N2 एवं H2O से, बी में CH4 CN H2 एवं O2 से, सी में H2NH3 CH4 एवं जलवाष्प से, या डी में NH3 CH4 CN एवं O2 से। तो दोस्तों यहाँ पे मिलर ने जो सरल अमीनो अम्ल का जो संश्लेषण किया था वो किससे किया था? वह क्या था किससे? H2NH3 CH4 एवं जल वाष्प से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल नंबर यहाँ पे 18 की बात करेंगे, स्टेनले मिलर ने एक विशेष उपकरण में आदि पृथ्वी जैसी दशाएं उत्पन्न करके मूलतः किसका संश्लेषण किया? ऑप्शन ए में प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स का, बी में अमीनो अम्ल का, सी में वायरसों का, या डी में विटामिनों का। तो स्टेनले ने जो क्या दोस्तों जो विश्लेषण किया है वो क्या है? अमीनो अम्ल का। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे की ओर यहाँ बढ़ेंगे दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। सवाल दोस्तों यदि हम 19 में आए एक बार यहाँ पे, सवाल दोस्तों यदि 19 में यहाँ पर आएंगे ना तो सवाल 19 क्या कहता है? आजकल सबसे अधिक मान्य मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पहले आदि पृथ्वी के वायुमंडल में इनमें से किसका मिश्रण था? ऑप्शन ए में जलवाष्प H2NH3 एवं CH4, बी में H2O2 NH3 एवं CH4, सी में O2 NH3 CH4 एवं H2O, डी में O3 CH4 O2 एवं H2O का। तो किसका था जी? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या किसका था? जलवाष्प H2NH3 एवं CH4, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक है, हम सवाल 20 की बात करेंगे। जीवन की उत्पत्ति हुई ऑप्शन ए में भूमि पर, बी में हवा में, सी में आदि सागर के जल में, या डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुआ था? तो जीवन की दोस्तों जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था? वह हुआ था कहाँ? आदि सागर के जल में, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। यदि हम सवाल नंबर 21 की बात करेंगे कि किसकी उपस्थिति जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसकी उपस्थिति जीवन की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए में जल, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन, डी में नाइट्रोजन। ठीक है, तो किसका है यहाँ पे? जल का, है ना। जल का होना अति आवश्यक है जीवन की उत्पत्ति के लिए। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि हम सवाल नंबर 22 की बात करेंगे, यहाँ पे सवाल दोस्तों 22 की बात करेंगे। सवाल नंबर 22 क्या कहता है कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ए में सरीसृपों व पक्षियों का, बी में पक्षियों व स्तनियों का, सी में उभयचरों एवं सरीसृपों का, डी में सरीसृपों एवं स्तनियों का। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो था दोस्तों किनका संयोजन? वह था यहाँ पे सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। नंबर 23 की बात करें, जीवन में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? ऑप्शन ए में प्राकृतिक चयनवाद, बी में उत्परिवर्तनवाद, सी में आनुवांशिकी, या डी में पुनरावृत्ति सिद्धांत। तो जीवन में जाति वृत्त की जो पुनरावृत्ति है वो किसका सिद्धांत से स्पष्ट होता है जी? वह होता है यहाँ पे पुनरावृत्ति के सिद्धांत से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यदि 24 की बात करेंगे, पेरीपेटस किनका संयोजन है? ऑप्शन ए में सरीसृपों व स्तनियों का, बी में मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा का, सी में एनेलिडा व एवं आर्थ्रोपोडा का, या डी में चपटे कृमि व एनेलिडा का। तो जो पेरीपेटस है दोस्तों वह किसका संयोजक है? वह है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल 25 की बात करेंगे, प्रोटोजोन की जिसमें पौधा और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, वह है ऑप्शन ए में एंटामीबा, बी में ट्रिपोनोसोमा, सी में पैरामीशियम, या डी में यूग्लिना। तो जो प्रोटोजोन जिसमें पौधा और जंतुओं
दोनों के दोस्तों लक्षण होते हैं वह किस में होता है, वो होता है यूग्लिना में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, हम लास्ट सवाल की बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे दोस्तों टोटल लास्ट सवाल 26 की बात करेंगे, क्योंकि हम इस पार्ट में कुल 26 सवाल ही देखेंगे। यहाँ पे समजात अंगों की होती है, समजात अंगों की होती है। ऑप्शन ए में असमान उत्पत्ति लेकिन समान कार्य, बी में असमान उत्पत्ति एवं कार्य, असमान उत्पत्ति एवं संरचना, डी में समान उत्पत्ति एवं समान या असमान कार्य। तो दोस्तों समजात अंग की उत्पत्ति में क्या होता है, तो समजात अंग में होता है यहाँ पे समान उत्पत्ति हो है ना, लेकिन समान या असमान कार्य होते हैं। ऑप्शन दोस्तों पे डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जैव विकास का हम यहाँ पे जितने भी एजुकेटिव सवाल इससे बनते हैं ना, हम उसको 2 भाग में लेकर आएंगे और हम इस चैप्टर से कुल 55 सवाल लेकर आएंगे दोस्तों, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देंगे यहाँ पे। तो हम पार्ट 1 में कुल अभी तक 26 सवाल को देखे हैं। उम्मीद होगा अच्छा लग रहा होगा और मज़ा दोस्तों आ रहा होगा। तो बस एक लाइक आपके लिए बनता है दोस्तों, ताकि हम आपको काम कर पाएँ। और फिर से एक बार स्वागत है इन क्लासेस पे। लाल रंग के सब्सक्राइब दोस्तों दबा करके प्रेस ऑन कर सकते हैं। हम रोज़ दिन आपको यहाँ पे वीडियो देने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं और हम रोज़ दिन वीडियो आपको क्लास 12 के बच्चों को दे रहे हैं। इसके बाद हम जब पूरे दोस्तों बायोलॉजी का सीरीज लेकर चले आएंगे ना, तो फिर हम एक बार फिर से शुरू करेंगे 10th के बच्चों के दोस्तों। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इन आर क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।